बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं अंसर इकबाल। जैसा कि हम केमिस्ट्री रिंग पे फ़िज़िक्स के लेक्चर्स को लेके चल रहे थे, जिसमें हम चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस कर रहे थे, उसमें हमने मुकम्मल तौर पे डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया, जिसमें हमने उनकी मैथमेटिक्स को डिस्कस किया, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस किया, एमसीक्यू से डिस्कस किया, यानी जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे वर्क एनर्जी के वो हमने डिस्कस की। आज उसी टॉपिक के एक सीक्वेंस में हम लेक्चर लेके आए हैं जो किस चीज़ के बारे में है, एनर्जी के बारे में है। इस टॉपिक के अंदर हम मुख्तलिफ़ किस्म के कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे, उसमें हम डिराइव भी करेंगे एनर्जीज़ को, उससे रिलेटेड परसेंटेजेस भी फाइंड करेंगे, उसके यूनिट्स भी फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक डिस्क्रिप्शन होगी वो कुछ इस तरीके से होगी कि हम सबसे पहले एनर्जी को डिफ़ाइन करेंगे। डिफ़ाइन करने के बाद हम क्या देखेंगे कि कितनी फॉर्म्स की एनर्जीज जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं हमारी सराउंडिंग्स में। फॉर्म्स के बाद हम ये देखेंगे कि टाइप्स कितनी होती हैं, कि एनर्जी जो है वो कितनी टाइप्स में मौजूद रहती है। एनर्जी की टाइप्स के बाद हम क्या डिस्कस करेंगे कि एनर्जी के यूनिट्स क्या हैं, आजकल क्या यूनिट इस्तेमाल हो रहा है, यूके में क्या यूज़ होता है, सीजीएस जिसे कहा जाता है या एफपीएस जिसे कहा जाता है, या पुराने वक्तों में उनके कौन से यूनिट्स जो थे वो वर्क एनर्जी के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। इसके बाद एनर्जी को एक्सप्लेन करते हुए हम किसकी तरफ आएंगे, वन टाइप ऑफ एनर्जी जिसे हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी, जिसमें हम उसकी मैथमेटिकल फार्मूला को डिराइव करेंगे। उसकी डेरिवेशन के बाद हम क्या देखेंगे, एक डेरिवेशन देखेंगे मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के दरमियान में, और लास्ट में हमारा जो डिस्कशन होगी वो ट्रिक्स हम कुछ डिस्कस करेंगे जो मुख्तलिफ किस्म के एंट्री टेस्ट में एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। तो एमसीक्यूज पूछते वक्त टाइम बहुत शॉर्ट होता है सॉल्व करने के लिए, तो हमें ट्रिक्स यूज करनी पड़ती हैं ताकि हम कम वक्त में उस चीज़ को सॉल्व कर सकें। तो चलें हम अपने टॉपिक को वन बाय वन करके एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो एक्सप्लेनेशन होगी वो किस चीज़ के बारे में है कि व्हाट इज एनर्जी। एनर्जी क्या चीज़ होती है, हम इसको डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज एनर्जी। एनर्जी को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू फिजिकल वर्क। ये हमारे पास क्या है, डेफिनेशन है एनर्जी की, कि किसी भी बॉडी के अंदर फिजिकल वर्क करने की जो एबिलिटी होती है उसे हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। फिजिकल वर्क क्या होता है ये हमने पूरे का पूरा टॉपिक डिस्कस किया है। तो अगर आपको वर्क के बारे में नहीं पता तो आप हमारा लेक्चर देख सकते हैं वर्क के ऊपर, जो हमने कंप्लीटली तौर पे डिफाइन किया है। चलें यहाँ पे हम थोड़ा सा रिव्यू देख लेते हैं कि फिजिकल वर्क क्या होता है। फिजिकल वर्क उसे कहा जाता है कि जब किसी बॉडी के ऊपर क्या हो, जब किसी बॉडी के ऊपर, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक बॉडी है, जब बॉडी के ऊपर क्या अप्लाई हो, फोर्स अप्लाई हो, और वो क्या कवर करे, डिस्प्लेसमेंट कवर करे, तो जो रिजल्टिंग क्वांटिटी हमारे पास आती है उसे हम क्या नाम देते हैं, वर्क का नाम देते हैं। और अब फिजिकल क्यों कहा, क्योंकि ये अपनी पोजीशन को क्या कर रही होती है, चेंज कर रही होती है फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, यानी ये फिजिकल मोशन कर रही है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं, फिजिकल वर्क कहते हैं। तो किसी भी बॉडी के अंदर फिजिकल वर्क करने की जो एबिलिटी होती है कि वो कितना वर्क परफॉर्म कर सकती है, वो चीज़ क्या कहलाती है, एनर्जी कहलाती है। अब एनर्जी की हम कुछ फॉर्म्स देख लेते हैं कि फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हमारे पास क्या क्या आती हैं। तो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की तरफ आ जाते हैं। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, अब सबसे पहली जो फॉर्म है एनर्जी की वो क्या होती है हमारे पास, सबसे पहली फॉर्म जो है उसे कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। दूसरी फॉर्म जो हमारे पास आती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रिकल
तीसरी फॉर्म जो हम डिस्कस करते हैं वो क्या होती है? केमिकल एनर्जी। चौथी फॉर्म जो हमारे पास आती है वो होती है मैग्नेटिक एनर्जी। इसके अलावा हमारे पास क्या आती है? मैग्नेटिक एनर्जी के बाद हीट एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी और सोलर एनर्जी। ये क्या है? दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अब सबसे ज्यादा जो हम इस कोर्स में डिस्कस करेंगे वो किस चीज को करेंगे? मैकेनिकल एनर्जी को। मैकेनिकल क्यों? क्योंकि हम मोशन से रिलेटेड वर्क डन कर रहे हैं, फिजिकली चीजों को मूव करते हुए देख रहे हैं, तो हमारा जो मेन फोकस होगा वो किस फॉर्म के ऊपर होगा? मैकेनिकल एनर्जी के ऊपर होगा। अब एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स आ गई। मैकेनिकल एनर्जी मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट की वजह से होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसकी वजह से होती है? मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स की वजह से, जब वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव किए जाते हैं। इसके बाद केमिकल एनर्जी, जो हमारे पास केमिकल्स यानी मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड जो बॉन्ड्स वगैरह बनते हैं, उनकी बॉन्डिंग की जो एनर्जी होती है उसे हम क्या कहते हैं? केमिकल एनर्जी का नाम देते हैं। मैग्नेटिक एनर्जी, जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमारे पास कोई एनर्जी मौजूद होती है तो उसे हम मैग्नेटिक एनर्जी कहते हैं। हीट एनर्जी, जो किसी को हीट करने की वजह से यानी टेम्परेचर की वजह से जो हमारे पास एनर्जी आती है उसे हम क्या कहते हैं? हीट एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है? कि जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है जिसमें हम फ्यूजन रिएक्शन और फिशन रिएक्शन करते हैं, उनकी वजह से जो एनर्जी हमारे पास आती है उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर एनर्जी। और लास्ट टाइप जो हमने फॉर्म लिखी है एनर्जी की वो क्या है? सोलर एनर्जी, यानी सनलाइट से जो एनर्जी आती है उसको हम क्या नाम देते हैं? सोलर एनर्जी का नाम देते हैं। अब फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बाद हमने क्या डिस्कस करना था? टाइप्स ऑफ एनर्जी। हमारे पास टाइप्स कितनी किस्म की होती? टाइप्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी जो है चाहे वो किसी भी फॉर्म में है, चाहे वो मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, केमिकल है, मैग्नेटिक है, कोई भी हमारे पास फॉर्म ऑफ एनर्जी होगी उसकी दो टाइप्स होंगी। कितनी टाइप्स होंगी? दो। एक टाइप को हम नाम देते हैं पोटेंशियल एनर्जी का और दूसरी टाइप हमारे पास क्या कहलाती है? सेकेंड टाइप जो होती है एनर्जी की वो कहलाती है काइनेटिक एनर्जी। दुनिया में सिर्फ कितनी किस्म की टाइप्स पाई जाती हैं एनर्जी की? दो टाइप्स पाई जाती हैं। फॉर्म्स कोई भी हो सकती हैं, हमने फॉर्म्स जो हैं वो 7 फॉर्म्स यहां पे लिखी हैं, इसके अलावा भी हो सकती हैं, लेकिन टाइप सिर्फ कितनी होगी एनर्जी की? दो टाइप्स होंगी। कौन कौन सी? पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। इसके अलावा टाइप एनर्जी की कोई नहीं होती। इसके बाद हमने क्या डिस्कस करना था? व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ एनर्जी। अब यूनिट्स ऑफ एनर्जी की तरफ आ जाते हैं कि हमारे पास यूनिट्स क्या क्या हैं। सबसे पहला यूनिट जो हम डिस्कस करते हैं वो है एसआई यूनिट, यानी सिस्टम इंटरनेशनल में हम एनर्जी को किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो एनर्जी का एसआई यूनिट जो है उसे हम क्या कहते हैं? जूल कहते हैं। जूल को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? सिंबल है इसका जे, और अगर हम इसको ब्रेक डाउन करके देखें तो ये किसके इक्वल होता है? न्यूटन इनटू मीटर के इक्वल होता है। अगर हम इसके बेस यूनिट्स की तरफ जाएं तो न्यूटन किसके इक्वल होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और साथ में मीटर आ गया। तो बेस यूनिट क्या बन जाएगा हमारे पास? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया? बेस यूनिट ऑफ द, इसको हम क्या कहेंगे? दिस इज द बेस यूनिट। ये क्या है? जूल इज द एसआई यूनिट, और ये हमारे पास क्या आ गए? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर आर द बेस यूनिट्स। अब हम इसकी क्या लिख लेते हैं कि डायमेंशन क्या होती है, क्योंकि बहुत दफा हमारे एमसीक्यूज में डायमेंशंस पूछी जाती हैं। तो डायमेंशन क्या होगी? किलोग्राम के लिए हम क्या लिखते हैं? एम, मीटर के लिए एल उसका स्क्वायर, और टाइम के लिए सेकंड के लिए टी और उसका स्क्वायर, और हम फिर एंड पे क्या लगाते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट ही क्या चीज आइडेंटिफाई कर रहा होता है कि ये क्या चीज रिप्रेजेंटेशन है किस चीज की?
डायमेंशन की रिप्रेजेंटेशन है। अब एसआई यूनिट के बाद हम इसका क्या चीज डिस्कस करते हैं कि इसका सीजीएस में यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम के अंदर इसका क्या यूनिट होता है। तो इसमें एनर्जी का जो यूनिट है वो है अर्ज। क्या यूनिट है? अर्ज इज द सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी। और इसके अगर यूनिट्स देखें तो ये क्या होते हैं? ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या आ गए? उसके स्मॉलर यूनिट्स आ गए। सीजीएस सिस्टम के बाद हमारे पास कौन सा सिस्टम आता है? हमारे पास आता है एफपीएस सिस्टम। कि एफपीएस के अंदर यानी फीट या फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। अब इसमें जो हमारा एनर्जी का यूनिट है उसे कहते हैं फुट पाउंड। द यूनिट ऑफ एनर्जी इन एफपीएस इज फुट पाउंड। इसके बाद जो लास्ट में हमने डिस्कस करना था इसके यूनिट्स में वो कौन सा है? ओल्ड यूनिट। के ओल्ड यूनिट क्या होते हैं एनर्जी के? तो सबसे ओल्ड यूनिट जो है वो क्या क्या है? एक है कैलोरी, दूसरा क्या है? किलो कैलोरी, और एक और यूनिट है जिसे हम कहते हैं ब्रिटिश थर्मल यूनिट। दीज आर द ओल्ड यूनिट फॉर द एनर्जी। तो अब हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया कि एनर्जी क्या चीज होती है, एनर्जी कितनी फॉर्म्स में पाई जाती है, एनर्जी की कितनी टाइप्स होती हैं, एनर्जी के मुख्तलिफ यूनिट्स क्या क्या होते हैं। यूनिट्स में हमने एसआई यूनिट को देखा, सीजीएस को देखा, एफपीएस को देखा और ओल्ड को देखा। अब हम क्या करेंगे कि ये जो एनर्जी की टाइप्स हैं, इन टाइप्स में जो पहली टाइप हमने क्या देखी है? काइनेटिक एनर्जी देखी है। इसको हम डिटेल के साथ स्टडी करेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें आएंगी। तो अब हम एक टाइप को सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे, उसको कंप्लीटली तौर पे एक्सप्लेन करेंगे, उसको डिराइव करेंगे मैथमेटिकल फार्मूला की मदद से, ताकि हमें ये पता चल सके कि एनर्जी जो है इसकी डेरिवेशन किस तरीके से की जाती है, कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो काइनेटिक एनर्जी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं यहाँ पे कि हम क्या चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। डेफिनेशन में क्या है? द एनर्जी possessed by a body due to its motion। अब मोशन कौन सी हो सकती है? ट्रांसलेशनल हो सकती है, रोटेशनल हो सकती है और वाइब्रेशनल हो सकती है। तो क्या डेफिनेशन बन गई काइनेटिक एनर्जी की? द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो इसको हम क्या कह देते हैं कि ये काइनेटिक एनर्जी की हमारे पास डेफिनेशन आ गई। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। अब मोशन कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की हम मोशन डिस्कस करते हैं। ट्रांसलेशनल मोशन कौन सी होती है? जो स्ट्रेट लाइन में या लीनियर मोशन होती है। रोटेशनल मोशन के जब आप किसी सर्कल में मूव कर रहे होते हो तो जब उस वक्त जो बॉडी के अंदर मोशन होती है वो क्या कहलाती है? रोटेशन कहलाती है। और जब कोई ऑब्जेक्ट किसी मीन पॉइंट के इर्द गिर्द यानी टू एंड फ्रो, बैकवर्ड एंड अपवर्ड की तरफ जा रहा होता है तो उस मोशन को हम क्या नाम देते हैं? वाइब्रेशनल मोशन का नाम देते हैं। तो इन 3 मोशन से हमें क्या नजर आ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी जो है उसकी कितनी टाइप्स हैं वो देख लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की कितनी टाइप्स हैं? पहली टाइप जो है काइनेटिक एनर्जी की उसे हम क्या कहते हैं?
ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। दूसरी टाइप हमारे पास क्या आती है? दूसरी टाइप जो है हमारे पास वो मौजूद होती है रोटेशनल मोशन की वजह से, तो उसे हम कहते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। और जो तीसरी टाइप है हमारे पास एनर्जी की, वो कौन सी आती है? वाइब्रेशनल। तो वाइब्रेशनल मोशन की वजह से जो बॉडी एनर्जी पोजेस करेगी उसे हम क्या नाम देंगे? वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी का नाम देंगे। तो तीन टाइप्स हो गई। किसी भी बॉडी में तीन टाइप से एनर्जी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन इट्स टाइप ऑफ मोशन। ट्रांसलेशनल हो सकती है, रोटेशनल हो सकती है और वाइब्रेशनल हो सकती है। इसके बाद हमने जो मेन काम करना है वो इस चैप्टर के अंदर हम बेसिकली किस चीज को डिस्कस कर रहे हैं? हम डिस्कस कर रहे हैं लीनियर मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट को। तो लीनियर मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट के लिए हम किस एनर्जी को डिस्कस करेंगे और किसको डिराइव करेंगे? ट्रांसलेशनल को करेंगे। और नेक्स्ट वीडियोस के अंदर जब हम सर्कुलर मोशन का चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसमें कौन सी एनर्जी को? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को। और जब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरफ जाएंगे तो वहां पर हम वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अब हमारी जो डिस्कशन का फोकस होगा और डेरिवेशन होगी वो किस चीज के ऊपर होगी? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के ऊपर होगी। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को डिस्क्राइब करेंगे। हमारा हेडिंग क्या होगी? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। द काइनेटिक एनर्जी possessed by body due to its ट्रांसलेशनल मतलब लीनियर मोशन is called ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो क्या लिख दिया कि ऐसी काइनेटिक एनर्जी जो बॉडी में किसकी वजह से होगी? ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से होगी। ट्रांसलेशनल मतलब लीनियर मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन की वजह से होगी, उसे हम क्या नाम देंगे? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का नाम देंगे। अब हम इसकी किसकी तरफ आ जाते हैं? डेरिवेशन की तरफ आ जाते हैं। तो डेरिवेशन की हेडिंग दे देते हैं कि इसको हम डिराइव कैसे करेंगे। तो डेरिवेशन के लिए हम क्या करते हैं? लेट करते हैं कंसीडर an object of mass m is moving initially with velocity vi। कि एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स सपोज हम इसकी डायग्राम यहां पे बना लेते हैं कि हमारे पास क्या है? एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास हमने कितना कंसीडर किया है? m कंसीडर किया है, और वो मूव कर रहा है किसके साथ? vi वेलोसिटी के साथ। वो क्या कर रहा है? इस पॉइंट से आगे की तरफ मूव कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी के साथ। अब हम क्या कहते हैं? एक कांस्टेंट फोर्स, ए कांस्टेंट फोर्स F एक्ट्स ऑन द बॉडी। कि एक कांस्टेंट फोर्स जो है वो बॉडी के ऊपर एक्ट करती है एंड चेंजेस इट्स
वेलोसिटी। तो वो क्या कर रही है, एक कांस्टेंट फोर्स जो है इस बॉडी के ऊपर, लेट्स सपोज हम इस फोर्स को मेंशन कर लेते हैं कि इसके ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स एफ एक्ट करती है, और अब बॉडी क्या कर रही है, इस पोजीशन से लेट्स सपोज यहां तक पहुंच गई, यहां पे पहुंच गई। अब उसके ऊपर कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हो रही है। अब बॉडी जो है उसकी वेलोसिटी, वो क्या कहता है कि फोर्स अप्लाई करने से वेलोसिटी क्या हो गई, चेंज हो गई, एंड बिकम्स वीएफ। और उस वेलोसिटी को हमने क्या नाम दे दिया, वीएफ का नाम दे दिया कि अब ऑब्जेक्ट जो है वो किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, वीएफ वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। अब वेलोसिटी चेंज हो गई जी। तो ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी, जब भी किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई होती है तो उसकी जब वेलोसिटी चेंज होती है तो उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो हम क्या लिखेंगे, ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी, ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी बाय फोर्स, एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस। तो बॉडी में क्या प्रोड्यूस हो गया, एक्सेलरेशन ए प्रोड्यूस हो गया बॉडी के अंदर। यानी यहां पे अब हम उसको मेंशन करेंगे कि जब बॉडी पे फोर्स अप्लाई हुई और वो यहां से यहां की तरफ मूव करके गई तो उसको इस डायरेक्शन में क्या प्रोड्यूस हो गया, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया। अब जब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया तो हम क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन ए इज गिवन बाय न्यूटन्स सेकंड लॉ। तो वो हमें कहां से पता चलेगा, न्यूटन के सेकंड लॉ से पता चलेगा। यानी फोर्स किसके इक्वल हो जाएगी, फोर्स हो जाएगी एम ए के इक्वल। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 1 आ गई कि जब फोर्स अप्लाई करेंगे बॉडी के अंदर तो वेलोसिटी चेंज होगी और वेलोसिटी से क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब क्या करता है कि जब बॉडी यहां से यहां तक मूव करके आई तो कोई ना कोई डिस्टेंस भी कवर करेगी, ड्यू टू मोशन, यानी ड्यू टू फोर्स चेंज, बॉडी changes its position, so it covers displacement d। तो वो क्या कवर कर रही है, डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है। लेट्स सपोज यहां से यहां तक जो उसका डिस्प्लेसमेंट है उसे हम किससे मेंशन कर लेते हैं, उसे हमने मेंशन कर लिया d के साथ, कि यहां से यहां तक गई तो उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया d, विच इज गिवन बाय, जो कहां से पता चलेगा, विच इज गिवन बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। उसे हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक्सेलरेशन भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, इनिशियल वेलोसिटी भी है और फाइनल वेलोसिटी भी है। तो इक्वेशन क्या बनेगी, 2AD इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। ये हमारे पास बनेगा। तो यहां से हम D निकाल लेते हैं तो क्या बन जाएगा, D आ जाएगा VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर, और नीचे क्या आ गया, 2A आ गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये हमने डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया। अब बॉडी के ऊपर फोर्स भी अप्लाई हो रही है और डिस्प्लेसमेंट भी कवर हो रहा है। तो सबसे पहले वाला टॉपिक स्टार्ट वाला याद करो, जब हमने फिजिकल वर्क की बात की थी कि जब किसी की बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई होती है और वो डिस्प्लेसमेंट कवर करती है तो वर्क डन होता है ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, बॉडी
covers displacement and is doing physical work। और वो क्या कर रही है? फिजिकल वर्क कर रही है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में। तो अब उस वर्क को हम किस तरीके से फाइंड करेंगे? वर्क इज इक्वल टू एफ डी, और साथ में क्या होता है? कॉस थीटा होता है। अब यहां पे देखें तो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी फोर्स भी इस डायरेक्शन में जा रही है और डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में कवर हो रहा है। तो थीटा जो है वो पैरेलल के केस में 0 हो गया। तो वर्क की इक्वेशन क्या बन गई? वर्क इज इक्वल टू एफ डी। इस इक्वेशन को क्या नाम दे दिया? 3 का नाम दे दिया। अब ये जो वर्क है ये बेसिकली किसकी वजह से आ रहा है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की वजह से आ रहा है। तो ये वर्क बॉडी में किसके तौर पे स्टोर होगा? दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द बॉडी एज काइनेटिक एनर्जी। तो आप जल्दी से इसको नोट कर लें ताकि हम फर्दर आगे की तरफ जा सकें। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हम इसको साफ कर लेते हैं जल्दी से। तो हमारे पास क्या आ रहा है? हमारे पास ये आ रहा है दिस वर्क डन W appears in the body as काइनेटिक एनर्जी। तो हम वर्क की जगह पे क्या लिख सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। सो हमारी जो इक्वेशन 3 है वो क्या बन गई? बिकम्स, वर्क की जगह पे क्या लिखेंगे? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी किस चीज की इक्वल आ जाएगी? दिस इज इक्वल टू फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब मैंने फोर्स की वैल्यू भी निकाली हुई है और मैंने डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी निकाली हुई है। उसको हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट वैल्यू ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पुट करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल आ गई? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स की वैल्यू है ma और डिस्प्लेसमेंट आया है vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, और इसे नीचे हम किस पे डिवाइड कर देंगे? 2a पे डिवाइड कर देंगे। तो a से a कैंसिल हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला आ गया? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। अब ये क्यों आया है फार्मूला? क्योंकि इसमें इनिशियल वेलोसिटी भी थी और फाइनल वेलोसिटी भी। तो चेंज इन वेलोसिटी बेसिकली ये क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर हम vf और vi का चेंज जो है, क्या चीज? इफ, अब ये क्या है? अगर हम क्या लिखें? v स्क्वायर f माइनस vi स्क्वायर को हम किससे रिप्रेजेंट कर लेते हैं? v स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर। तो जो हमारे पास क्या था? एक मेन रिजल्ट हमने फाइंड कर लिया कि काइनेटिक एनर्जी किस चीज की इक्वल आ गई? हाफ एम वी स्क्वायर की इक्वल आ गई। लेकिन यहां से ये इसकी मेन इक्वेशन है कि जब आपके पास क्या मौजूद होता है? काइनेटिक एनर्जी में इनिशियल वेलोसिटी भी होती है और फाइनल वेलोसिटी भी होती है। तो उसको हम किस तरीके से इस फार्मूला में पुट करके देखते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी दो तरह से होती है, या तो काइनेटिक एनर्जी में गेन होता है या काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है? लॉस होता है। तो उसको देखते हैं कि गेन कब होगा और लॉस कब होगा। तो इनको क्या कहा जाता है? केसेस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी के कितने केसेस हैं? 2 केसेस हैं कि या तो काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी? गेन करेगी, या काइनेटिक एनर्जी क्या कर जाएगी? लॉस हो जाएगी। तो अब हम काइनेटिक एनर्जी के केसेस देखते हैं जी जल्दी से। तो यहां पे हम हेडिंग किस चीज की दे देते हैं? केसेस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कि काइनेटिक एनर्जी के कौन कौन से केसेस होते हैं जी। पहला केस क्या है? गेन इन काइनेटिक एनर्जी।
गेन इन काइनेटिक एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे? गेन का मतलब क्या होता है? इंक्रीज। गेन इन काइनेटिक एनर्जी का क्या मतलब है? इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। अब कैसे इंक्रीज होगी? सबसे पहले हम जर्नल इक्वेशन लिखते हैं। जर्नल इक्वेशन क्या थी? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये मेरे पास जर्नल इक्वेशन थी जब इनिशियल वेलोसिटी भी हो और फाइनल भी हो। गेन किस तरीके से होगा कि इफ इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो, मतलब हम क्या कर रहे हो, इनिशियली बॉडी को रेस्ट से मूव करवा रहे हो और वो फाइनल वेलोसिटी किससे मूव कर रही हो? v से मूव कर रही हो। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी एफ की जगह पे वी स्क्वायर और वी आई की जगह पे जीरो पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगी? 1/2 एम वी स्क्वायर। अब इसके साथ कौन सा साइन आ रहा है? पॉजिटिव का साइन आ रहा है, यानी कोई साइन नहीं था तो कोई साइन ना हो तो पॉजिटिव का साइन होता है, तो इट मींस एनर्जी क्या हो रही है? गेन हो रही है या इंक्रीज हो रही है। अब दूसरा जल्दी से हम इसका केस देख लेते हैं। सेकंड केस जो हम इसका डिस्कस करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है? डिक्रीज हो, डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। कि काइनेटिक एनर्जी कम कैसे होती है, उसके लिए फिर से हम क्या लिखेंगे? अपनी जर्नल इक्वेशन लिखेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि इनिशियली, कि इफ बॉडी इज इनिशियली मूविंग विथ सम काइंड ऑफ वेलोसिटी, अब पहले वो वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, लेकिन हम क्या करते हैं, कुछ देर के बाद हम उसे रोक लेते हैं। रोकेंगे तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी उस बॉडी की? जीरो हो जाएगी। तो अब हम इसमें वैल्यूज पुट करें तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी एफ की जगह पे जीरो और वी आई की जगह पे v पुट करके वैल्यू फाइंड करते हैं। तो क्या आ जाएगा? 1/2 m और साथ में माइनस आ गया, तो माइनस को बाहर निकालेंगे तो क्या फार्मूला बन गया? हाफ एम वी स्क्वायर। अब ये जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन हमेशा किसके साथ अप्लाई किया जाता है? जब एनर्जी डिक्रीज हो रही होती है। तो नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि काइनेटिक एनर्जी में क्या आ रहा है? लॉस आ रहा है। तो दो किस्म की काइनेटिक एनर्जी के केसेस होते हैं, या तो काइनेटिक एनर्जी गेन कर जाती है या काइनेटिक एनर्जी लूज हो जाती है। अब काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस करने के बाद जो हमने स्टार्ट में बुलेट पॉइंट्स में आपको बताया था कि हम एक और डेरिवेशन करेंगे कि वो रिलेशन होगा बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। अब मोमेंटम क्या चीज होती? अब हम जल्दी से इसको साफ करके मेन हेडिंग देते हैं किस चीज की? रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड, अच्छा जी, अब हमने कौन सी हेडिंग देनी है? रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के दरमियान। अब मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम ये होता है कि जब कोई बॉडी जिसका कोई मास हो और वो किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हो, तो मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या चीज कहलाती है? मोमेंटम कहलाती है। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम को थोड़ा सा देख लेते हैं कि व्हाट इज मोमेंटम। बाद में हम क्या करेंगे, जब इसका मोमेंटम का चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करेंगे तो उसमें हम इसको डिटेल से देखेंगे, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा हिंट ले लेते हैं कि व्हाट इज मोमेंटम। द प्रोडक्ट ऑफ mass and velocity of the body is called momentum।
तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि मोमेंटम किस चीज के इक्वल आ गया, मोमेंटम को p से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये p जो है दिस इज लीनियर मोमेंटम, क्योंकि बॉडी लीनियरली मूव कर रही है। अभी हम ट्रांसलेशन को देख रहे थे तो इस वजह से ये लीनियर मोमेंटम, ये किसके इक्वल आ गया, m और v के इक्वल आ गया। अभी हमने ये देखा था कि बॉडी जो थी वो मूव कर रही थी किसी वेलोसिटी के साथ। जैसे ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और वो क्या कर रही है, v वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। तो अगर v वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो अभी हम डिराइव करके आए हैं कि बॉडी में मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी भी मौजूद होगी। तो तब यहां से जाहिर हो रहा है कि जो मोमेंटम है वो बेसिकली क्या चीज करवाने की कोशिश कर रहा है, बॉडी में काइनेटिक एनर्जी को स्टोर करवाने की कोशिश कर रहा है। तो हम इसी इक्वेशन 1 का इसी को सॉल्व करते हैं। कैसे, बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। हमने दोनों तरफ क्या कर लिया, स्क्वायर ले लिया। तो p का स्क्वायर इज इक्वल टू m v का स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा, p स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर एंड v स्क्वायर। इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं। अब आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में हाफ होता है और 1 m होता है। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड both sides of equation 2 by 2m के 2m पे उसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो क्या बनेगा, p स्क्वायर बाय 2m। इस साइड पे भी क्या आ जाएगा, m स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। तो 1m से 1m को कैंसिल कर दिया तो क्या बच गया, p स्क्वायर बाय 2m इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय 2। अब ये जो mv स्क्वायर बाय 2 मतलब हाफ mv स्क्वायर है, ये किस चीज के इक्वल है, अभी हमने डिराइव किया था, ये काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। तो अब हमें रिलेशन पता लग गया कि जब बॉडी क्या कर रही होती है, मूव कर रही होती है, तो वो क्या पोजेस करती है, मोमेंटम भी पोजेस करती है और उसमें जो एनर्जी होती है बॉडी के अंदर वो कौन सी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। अब एक ट्रिक सवाल में आता है जिसको हम देखेंगे कि अगर ये जल्दी से नोट कर लिया, चलें अब हम क्या देखेंगे, परसेंटेज इंक्रीज किस तरीके से आता है काइनेटिक एनर्जी में, कि अगर मोमेंटम में परसेंटेज इंक्रीज आए तो काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज इंक्रीज कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या यहां पे लिखेंगे, परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी बाय परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम। कि अगर मोमेंटम में परसेंटेज इंक्रीज आ रहा है तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी में कैसे आएगा। तो उसके लिए एक ट्रिक है जी, जल्दी से वो ट्रिक लिख लेते हैं। ट्रिक क्या है, फार्मूला बना लिया हमने 2n प्लस n स्क्वायर बाय 100 और इस सारे का क्या ले लिया, परसेंटेज ले ली। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे n, आप सोच रहे होगे कि आप कोई नई टर्म आ गई है, n कुछ भी नहीं है। n क्या है, n इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, परसेंटेज इंक्रीज वैल्यू ऑफ मोमेंटम है। यानी n क्या होगा, जितनी परसेंटेज की वैल्यू दी होगी मोमेंटम की वो पुट कर देनी है जी, सिर्फ नंबर। कैसे, एक क्वेश्चन करते हैं जी। क्वेश्चन क्या है, इफ द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 20%। के एक बॉडी है जिसका मोमेंटम कितना इंक्रीज हो रहा है, ओरिजिनल से 20% ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, देन व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी।
तो इसके ऑप्शंस लिख लेते हैं। पहला ऑप्शन लिख लिया, कितना हम लोगों ने लिख लिया 11% जी। दूसरा बी ऑप्शन लिख लेते हैं 22%, सी ऑप्शन लिख लेते हैं 33% और डी ऑप्शन हमने लिख लिया 44%। ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। अब हम जल्दी से अपनी ट्रिक इस्तेमाल करते हैं। ट्रिक क्या थी जी? यहां पे सॉल्यूशन लिख लेते हैं कि सॉल्यूशन कैसे होगा। अपनी ट्रिक लिखते हैं जी। ट्रिक क्या थी? ट्रिक थी 2n प्लस n स्क्वायर बाई 100 और किससे? उसका परसेंटेज। अब n क्या है? n मैंने क्या लिखा था? परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम। तो कितनी वैल्यू है जी? 20 वैल्यू है। तो 2 इंटू 20 प्लस 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 और सारी का परसेंटेज। तो 2 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 40 प्लस 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400 डिवाइडेड बाय 100। जीरो कट गए तो कितना आ गया? 40 प्लस 4 इज इक्वल टू 44%। तो कितना इजीली हमने सॉल्व कर लिया। अगर हम इसे पुराने फार्मूले से इस्तेमाल करके फाइंड करने बैठते, मैथमेटिक्स करने बैठते तो अच्छा खासा टाइम लग जाता, लेकिन इजीली हमें पता लग गया कि 44% इंक्रीज आएगा काइनेटिक एनर्जी में जब कितनी मोमेंटम इंक्रीज होगा? 20% इंक्रीज हो गया। आई होप आपको एनर्जी की फॉर्म्स, उसकी टाइप्स, काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन, उसके केसेस, उसके यूनिट्स और एंड पे रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बारे में अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। और आपके MCQ सॉल्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे फार्मूलाज डिस्कस किए हैं जो एंट्री टेस्ट के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप यू एंजॉय एंड यू लाइक माई लेक्चर्स एंड आवर वीडियोस। तो उसके लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को शेयर करें। हमारा चैनल जो है केमिस्ट्री रिंग, उसको सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी जो वीडियोस हैं वो बर वक्त आप तक पहुंचती रहेंगी। अल्लाह हाफिज़।